हेलो बच्चों, आज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हम अगले सब पार्ट पे चलते हैं, दैट इज मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन। तो चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में अ फंक्शन f(x) is said to be increasing function in an interval I1 if for all a comma b belonging to I1 a greater than b implies f of a is greater than equals to f of b। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि x बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ना चाहिए या फिर उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल I1, मतलब इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग। अगर मान लिया हमने इस इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट लिए ए और बी मतलब x की वैल्यू है, और अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ b से बड़ा या बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि इट शुड बी नॉन डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज नहीं करना चाहिए। आगे जाके या तो वैल्यू कांस्टेंट रहे, उतना ही रहे, या फिर वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा इंक्रीजिंग का मतलब तो वैल्यू ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमने एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि वैल्यू हमेशा जहाँ पे x बड़ा है, जहाँ पे भी x बड़ा है वहाँ पे y का वैल्यू बड़ा ही आना चाहिए, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि बराबर होगा तो भी चलेगा, बड़ा होगा तो भी चलेगा, दोनों चीज आर एक्सेप्टेबल। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in I1 then a greater than b implies f of a greater than f of b। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आगे x का वैल्यू बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ना या बराबर रहना चाहिए। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर आगे जाके वैल्यू बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड, इफ फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब ये तो आई क्यू से अपने आप बता सकते हो, देन ए ग्रेटर देन बी मस्ट इम्प्लाई एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि आगे जाने पे, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि आगे जाने पे वैल्यू हर जगह कम ही होना चाहिए, हर जगह कम ही होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ लिख लिया, चलो डिक्रीजिंग, ठीक है, इन I1 देन a ग्रेटर देन b मस्ट इम्प्लाई f of a लेस देन और इक्वल्स टू f of b। ठीक है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आगे जाने पे x का वैल्यू बढ़ने पे y का वैल्यू या तो कम हो जाए या फिर उतना ही रहे। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया अगर हमने आगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फिर बराबर होना इज नॉट अलाउड, फिर नीचे ही जाना चाहिए ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल माने हमने ये ग्राफ बनाया, ये ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग,
दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस से क्रॉस नहीं किया गया है। तो आगे जाने पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर जिसका एक्स बड़ा होगा, ये ठीक है, इन दोनों में इसका एक्स बड़ा है तो इसका वाई भी बड़ा ही आएगा या बराबर आएगा। जैसे इन दोनों में ये एक्स बड़ा है इसके कंपैरिजन में x1 और x2 में, बट दोनों के y का वैल्यू बराबर है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मान लिया हमने ग्राफ ऐसे बनाया, तो ये इंक्रीजिंग है क्या, या फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दोनों ही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है क्योंकि इसमें अगर हमने कोई भी दो x1 x2 लिया तो x2 अगर x1 से बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू बड़ा ही आएगा, बराबर भी नहीं आएगा इस बार। ठीक है, और इंक्रीजिंग तो ऑप्शन देता है कि अगर बड़ा आए तो भी चलेगा, बराबर आए तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसने मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि बराबर आना ही चाहिए किसी न किसी पॉइंट पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कि कहीं पे ही बराबर नहीं आना चाहिए, आगे जाने पे वैल्यू बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग तो ये भी है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इज ए सुपर सेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब सेम चीज फिर डिक्रीजिंग में आ जाएगा। जैसे अगर हमने ऐसे ग्राफ बनाया तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड ये डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग भी चल जाएगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब आगे नोट 1, द इंटरवल इन विच फंक्शन increases or strictly increases or strictly decreases is called interval of increase or strictly increase or decrease or strictly decrease, मतलब जो भी केस है। तो जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है, नोट 1 ये हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे मान लिया हमने ये बोला ये इंटरवल है, ठीक है, तो ए मान लिया ये बी है, तो इस डायग्राम के लिए मतलब ये इन्फिनिटी तक चला गया, इधर भी ये इन्फिनिटी तक चला गया। माइनस इन्फिनिटी से अगर हम ए तक आए तो ग्राफ लगातार ऊपर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, फिर नीचे जा रहा है, फिर बी के आगे फिर लगातार ऊपर जा रहा है, तो बी के आगे भी ग्राफ इन्फिनिटी तक ऊपर जा रहा है और ए से पहले भी माइनस इन्फिनिटी से ए तक लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो छोटा सा एक कन्वेंशन है कि जब हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताएंगे
तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक भी इंक्रीज कर रहा है एंड बी से इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज कर रहा है, बट इसके बीच में हम यूजुअली यूनियन नहीं लगाते, ये ठीक है, जस्ट एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि इंटरवल इन विच फंक्शन ए पार्ट इंक्रीजेस इज, इन विच फंक्शन इंक्रीजेस इज, किस में इंक्रीज कर रहा है, तो हम बताएंगे माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज्ड एंड बी क्लोज्ड से इन्फिनिटी। मतलब इसने क्या बोला कि इसमें इंक्रीज कर रहा है एंड इस इंटरवल में भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बी पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज इज। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो डाउट आएगा कि हमने ए पे क्लोज क्यों लगाया। तो ए पे क्लोज लगाने का मतलब ये है, जो हमने डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन के हिसाब से इस इंटरवल के अंदर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मतलब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, ये ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, उस पे हम अपनी वो वाली डेफिनेशन लगाएं कि अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो एफ अल्फा एफ बीटा से बड़ा आएगा, तो वो यू विल फाइंड के ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज में इस इंटरवल में कोई भी दो एक्स उठाओ, मान लिया एक हमने यहाँ उठा लिया, एक ए उठा लिया, तो इन दोनों में जहाँ पे भी एक्स बड़ा है वहाँ पे वाई बड़ा ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए ए पे क्लोज लगाना चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे ही बी से इन्फिनिटी में इंक्लूडिंग बी, मतलब ये तो अब पिक्चर में बचा ही नहीं, बी के लेफ्ट वाला, इसके राइट हैंड साइड पे कोई भी 2 एक्स उठाओ, उन एक्स पे जहाँ पे भी एक्स बड़ा होगा वहाँ डेफिनेटली वाई बड़ा ही आएगा। तो जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा हमने क्या बोला, छोटा सा एक कन्वेंशन क्या है कि अगर हम दिस यूनियन दिस लिख दें तो उसमें गड़बड़ क्या है, मतलब अगर हम बोले कि इंक्रीजेज इन दिस यूनियन दिस इंटरवल, तो उसमें दिक्कत यह है कि अगर हमने बोला कि ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज है तो उस इंटरवल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, जहाँ पे एक्स बड़ा आएगा वहाँ पे वाई बड़ा आएगा। तो अगर हम यूनियन लगा के एक साथ इंटरवल लिख दें तो वो तो आ जाएगा दिस यूनियन दिस, ये ठीक है, दिस यूनियन दिस ऐसे आ जाएगा। तो अगर मान लिया हम एक एक्स उठा लें यहाँ पे और दूसरा एक्स उठा लें यहाँ पे, तो इन दोनों में से ये एक्स बड़ा है, बढ़िया, वैल्यू तो छोटा हो जाएगा, ये ठीक है। इसलिए इनके बीच में यूनियन नहीं लगाएंगे, ठीक है, इनको अलग अलग ही लिखेंगे, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है एंड इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यही आंसर आएगा इस डायग्राम के लिए, ठीक है। सी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज में क्या होगा, ए क्लोज से बी क्लोज होगा। डी पार्ट डिक्रीजेज में ए क्लोज से बी क्लोज, मतलब इन दोनों क्लोज के साथ। अब हमने बोला ए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ इंटरवल की बात चलिए, ये वाला इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जहाँ पे एक्स बड़ा होगा वहाँ पे वाई डेफिनेटली छोटा ही होगा, ठीक है। तो जब हम इस इंटरवल को देख रहे हैं तो बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही इस वाले में देख लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिक्कत क्या है कि एनसीईआरटी वालों ने इसी तरह की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। पहले तो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन के हिसाब से ए क्लोज से बी क्लोज में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखा होगा ना डिक्रीजिंग का इंटरवल में, उसमें इस इंटरवल में डिक्रीज कर जाएगा, ये ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, कि कोई भी हमने इंटरवल में 2 पॉइंट उठाया, जहाँ पे एक्स बड़ा होगा वहाँ पे वाई डेफिनेटली छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला देने के बाद मतलब एनसीईआरटी वाले क्या करेंगे, डेफिनेशन तो उन्होंने वही दिया जो हमने दिया है, बट वो यहाँ पे तो क्लोज लगाएंगे, यहाँ पे ओपन लगा देंगे, ठीक है। टोटली सेंसलेस बात कि पहले तो खुद ही डेफिनेशन दे रहे हैं, उसी डेफिनेशन को फिर वायलेट भी कर रहे हैं। खैर ठीक है, अगर तुम्हें बोर्ड में लिखना पड़े तो तुम भी क्लोज हटा देना यहाँ से, ये ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ के देखना। मतलब वो ये वाला पॉइंट हटा देंगे,
ये ठीक है, जबकि कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो बाकी सारा मिटा दो, केवल ए क्लोज से बी क्लोज तक रहा। अब ए क्लोज से बी क्लोज के बीच में कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, ये ठीक है, जहाँ एक्स बड़ा है वहाँ वाई बड़ा आएगा, वहाँ वाई छोटा आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग की बात करें डेफिनेटली छोटा आएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, तो हम तो अपने आंसर में लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड वगैरह में आए तो मत लगाना। यदि अब ऐसा बोलने पे बच्चे पूछेंगे कि अगर मेंस में आ जाए तो लगाना या नहीं लगाना, तो पहली बात तो मेंस में मोस्टली आएगा नहीं, ये ठीक है, वो खुद ही इंटरवल में लिख के दे देंगे कि ए ओपन से बी ओपन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस तरह की चीज़ है। ठीक है, और नहीं आए तो भाई जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करते हैं। ठीक है, नोट 1 तो हो गया, इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इज दिस। तो इसमें हमने दो तीन चीज़ें सीखा। एक तो ये क्लोज आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे जो भी हमने इनिशियली डेफिनेशन लगाया वो डेफिनेशन लगा के दिखाओ, इसमें कहीं वॉयलेट नहीं होगा। हम बोलेंगे ए पे ओपन आएगा, तो फिर हम बोलेंगे चलो बताओ फिर इस इंटरवल में किस जगह प्रॉब्लम आई। तो जब तुम प्रॉब्लम ढूंढने चलोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन तो इस इंटरवल के अंदर, इधर उधर कहीं नहीं देखा, केवल इस इंटरवल की बात करें। इस इंटरवल के अंदर हम पूछेंगे किस जगह दिक्कत आ रही है, बताओ कहाँ डेफिनेशन फेल हो रहा है, तो यू विल फाइंड कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए क्लोज आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट 1। फिर आते हैं नोट 2। अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एन इंटरवल। अब हम एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, ये ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो भी केस है इन चारों में से कोई है, एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, मतलब अभी तक तो हमने क्या बात किया, एक इंटरवल में हमने बात किया कि इंक्रीजिंग कैसे बोलेंगे, कि उस इंटरवल के अंदर कोई भी 2 एक्स उठाओ, जहां एक्स बड़ा है वहां पे वैल्यू या तो दूसरी वाली वैल्यू से बड़ा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, दोनों वैलिड है। ठीक है, अगर हमने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ कर लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जहाँ पे x बड़ा है वहाँ पे y का वैल्यू भी बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, उस इंटरवल में। अब हम उसी इंटरवल की हेल्प से हम एक पॉइंट पे बताएंगे कि पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ there exists a positive number delta such that fx वही increases, strictly increases, ये ठीक है, decreases या फिर strictly decreases। in a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, एक पॉइंट पे इंक्रीज या डिक्रीज डिफाइन करने के लिए हमने वापस इंटरवल की ही हेल्प ली। तो हमने ये बोला कि एक छोटा सा नंबर ले लिया डेल्टा। अब जैसे मान लिया ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लिया हम ए की बात करना चाहते हैं, तो इसने क्या बोला कि एक पॉजिटिव नंबर ले लिया डेल्टा, ये कितना ही छोटा बड़ा हो ऐसा आ जाना चाहिए, देयर एग्जिस्ट बोला है, इफ देयर एग्जिस्ट, ये ठीक है। तो हमने एक तो ये ले लिया ए माइनस डेल्टा, एक इससे थोड़ा सा ज़्यादा ए प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है इस इंटरवल में, तो इंटरवल वाली डेफिनेशन के हिसाब से इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स इंक्रीजिंग भी है, तो इस पॉइंट ए पे भी इसको क्या बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज कर रहा है, दोनों वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने ये टॉप मोस्ट पॉइंट लिया बी, तो फिर एक बी से थोड़ा छोटा नंबर ले लिया बी माइनस एच, एक बी से थोड़ा सा बड़ा बी प्लस एच।
ये ठीक है। अब हमने इस इंटरवल की बात की, इस इंटरवल में इसके इधर वैल्यू क्या, इधर वैल्यू क्या। इस इंटरवल में ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, नहीं। इंक्रीज कर रहा है, नहीं, क्योंकि अगर हमने एक पॉइंट इधर ले लिया, एक इधर लिया, तो इधर वाली वैल्यू छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। तो चारों में से कुछ भी नहीं कर रहा, तो पॉइंट बी पे इसके हिसाब से कुछ नहीं कर रहा, ना इंक्रीज कर रहा है, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ना डिक्रीज कर रहा है, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी हम क्या करेंगे, इंटरवल की हेल्प से ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। Note 3. If a differentiable function f(x) is increasing in an interval, then f dash x is greater than equals to 0। ठीक है। फिर नोट 4, इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) is strictly increasing in an interval, then। अब देखो यहाँ फिर वही जो एनसीईआरटी वाला घपला है वो थोड़ा सा फिर सामने आ जाएगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव हो या फिर अगर 0 हो तो भी चलेगा। ठीक है। सेकेंड वाले केस में क्या है कि अगर फंक्शन हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर एनसीईआरटी वाले क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि करेक्ट डेफिनेशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे भी बस डिफरेंस क्या है, इसमें तो क्या है, इक्वल्स टू 0 वाले जो पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट भी बना सकते हैं, इसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ये ठीक है। तो बस इसमें कंडीशन क्या हम ओवरराइड और एक्स्ट्रा कर देंगे इसमें, इंटरवल देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स शुड not be constant in any interval। ये ठीक है, in any interval। सही है। देखो पहली बात तो हमें ये समझानी चाहिए कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये सब फंक्शन बोला है तो थियोरेटिकली वो डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, नहीं हो डिफरेंशिएबल तब भी चलेगा। ठीक है। पहली बात तो ये जो तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हो तब भी चलेगा, ये हमने क्यों बोला, उसका मतलब ये कि किसी फंक्शन के लिए अगर एफ डैश एक्स डिफाइन ही ना हो तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, वो रिक्वायरमेंट तो जो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है ना कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा शुड इम्प्लाई एफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ बीटा, वो वाली चीज़ है ये ठीक है। उसमें ना तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए ना कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, चाहे वो डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है, बट दोनों में अंतर क्या है? तुम इसको ऐसे देखो, एक तो मान लिया इस तरह का फंक्शन हो गया, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे इसके तो टेंजेंट का स्लोप ये ठीक है पॉजिटिव ही आएगा, इधर 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 किधर भी खींचो पॉजिटिव आएगा, या फिर जीरो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट फंक्शन है तो जीरो आएगा, इसके आगे 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 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया कि एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। इसमें क्या है, इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स जीरो है, तो इस डायग्राम के लिए, इस फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा या जीरो के बराबर आएगा। इसके लिए भी वही है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, एक पॉइंट पे जीरो है, मतलब इसमें इन्फाइनाइट पॉइंट पे जीरो हो सकता है, बस वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं ऐसे करके ना, यहाँ पे जीरो हुआ फिर यहाँ पे जीरो हुआ, ये ठीक है। बट इसमें कहीं पे भी फंक्शन कांस्टेंट नहीं आया, जैसे ये तो कांस्टेंट आ गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग भी बोलेंगे, प्लस ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर तुम ये उनकी डेफिनेशन लगाओ कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा इंप्लाइज एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा, तो ये सही है। कहीं पे भी 2x लो, जहाँ पे x बड़ा होगा वहाँ पे स्ट्रिक्टली y का वैल्यू बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा, उनका अगर f डैश वाली चीज़ लिखा हो तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि वो f डैश में क्या करेंगे, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, केवल f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एम्बिग्विटी है, ये प्रॉब्लम है जो हमने बोला। ठीक है, हम तो दोनों ही लिखेंगे, करेक्ट तो यही है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उसके आगे कुछ नहीं बोला इंक्रीजिंग में, कि वो कांस्टेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर ये समझ में आया तो फिर आगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नोट 6 में डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, एंड नोट 7 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए होना चाहिए। बस साथ में और कंडीशन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, एंड एफ एक्स शुड बी नॉन कांस्टेंट इन एनी इंटरवल। ठीक है, किसी भी इंटरवल में नॉन कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब फंक्शन कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो नोट इट डाउन। ठीक है, नोट 8 फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स वी शुड सी साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नॉट इट्स monotonicity, and also sign of fx does not matter। ठीक है, अगर हमें फंक्शन एफ एक्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए
उसके डेरिवेटिव का साइन देखेंगे कि वो कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, हम क्या नहीं देखेंगे कि वो जो डेरिवेटिव आया है वो खुद क्या है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो, अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी देखने के लिए हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी नहीं देखेंगे कि वो इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एफ एक्स का अपना साइन नहीं देखेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तुम तो ऐसे देखो कि अगर मान लिया एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसका ग्राफ हमने ये बनाया, मान लिया ऐसे है एफ एक्स का ग्राफ, ये ठीक है, एफ एक्स ऐसे है। अब ये एक्स एक्सिस से हमेशा नीचे है, तो एफ एक्स खुद तो हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, बट ये इंक्रीजिंग है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब आगे लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, ये एसिम्पटोट की तरह बिहेव कर रहा है एक्स एक्सिस, तो हो सकता है। तो एफ एक्स भले ही हमेशा नेगेटिव है, बट वो फिर भी इंक्रीजिंग तो हो ही सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हो ही सकता है, ये ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर मान लिया हमने कोई एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है, और वो ऐसे निकला 3 प्लस कॉस एक्स। अब 3 प्लस कॉस एक्स में क्या है, कॉस एक्स -1 और 1 के बीच में जाएगा, तो 3 प्लस कॉस एक्स जो है वो 2 से लेके 4 के बीच में जाएगा। अब वो 2 से 4 के बीच में कैसे भी जाए, रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब वैसे अगर हम इसकी तरफ देखें तो cos x का ग्राफ जो है वो तो ऊपर नीचे भी जाएगा। अब ये भले ही ऊपर नीचे जाए, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करना है, ये जानना है कि एफ एक्स कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स का तो केवल इसका मेरे को साइन चाहिए कि ये पॉजिटिव कहाँ पे, नेगेटिव कहाँ पे, बाकी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके केवल साइन से मतलब है। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है। नोट 9, if fx is strictly increasing function, then x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आगे जाने पे जहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है वहाँ पे y की वैल्यू बड़ी आएगी। ऑफ कोर्स fx1 मतलब ये वाली चीज़ इज़ नथिंग बट y का वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों में अगर x1 बड़ा है तो यहाँ y भी बड़ा है, एंड वाइस वर्सा, जहाँ पे y बड़ा आएगा वहाँ x1 भी बड़ा आएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर माने कोई इनइक्वालिटी दे रखा है x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ फंक्शन f लिया, जैसे हम बोलते दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ ln ले लिया, उस तरह की बात। अगर हमने दोनों तरफ फंक्शन f लिया तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ यही रहेगा। ठीक है, एंड इफ मान लिया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देन x1 greater than x2 implies and is implied by fx1 less than fx2। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि देखो, अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके दोनों तरफ हमने फंक्शन f लिया, ये ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके हमने दोनों तरफ f लिया तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके दोनों तरफ हमने f लिया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब x1 अगर ग्रेटर देन है तो ऑफकोर्स वहाँ y की वैल्यू छोटी आएगी। अब ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसका फेमिलियर एग्जाम्पल क्या है, जो हम 11th में करते हुए चला रहे हैं कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते थे, वहाँ हम बोलते थे कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग ऐसे ही हट जाएगा, ये ठीक है।
अगर बेस 1 से छोटा है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो अब उसका रीज़न हमें समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी का साइन क्यों पलट जाएगा, क्योंकि अगर बेस 1 से छोटा है तो लॉग एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा कि जहाँ पे x बड़ा होगा वहाँ पे y छोटा होगा। ठीक है, इसलिए ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम बोलें क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज tan इनवर्स x2, दूसरा x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज cot inverse x2, थर्ड ठीक है। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स कैसे होगा? tan इनवर्स x का ग्राफ याद करो, ऐसे आता है ये। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन R, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए इट इज़ डिफाइंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा भी ऊपर जा रहा है। तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो tan इनवर्स x1 tan इनवर्स x2 से बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। cot इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है ये। ठीक है, ये भी हमेशा R में डिफाइंड है, बट ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो cot इनवर्स x1 cot इनवर्स x2 से छोटा होना चाहिए, तो ये फॉल्स है ये। ठीक है, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है कि हमने बोला कि x1 ग्रेटर देन x2, बट वो -1 और 1 के बीच में है, तो cos इनवर्स x1। अब cos इनवर्स का ग्राफ याद करो, वो cos इनवर्स ग्राफ ऐसे होता है ये। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, एक तो देखो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होगा ये, x की वैल्यू केवल इसी के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये 1 और -1 लिखा है कि -1 से बड़ा है 1 से छोटा है, मतलब इसी के बीच में कहीं। एंड cos इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है वहाँ y की वैल्यू छोटी आएगी। तो ये तो केवल इसलिए लिखा है कि डोमेन की वजह से कि -1 और 1 के बीच में ये। फिर अगर इसमें हमने दोनों तरफ cos इनवर्स लिया तो ये साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो सही लिखा है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5 माइनस x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 रेज टू पावर x1 लेस देन 1/5 रेज टू पावर x2। तो 1/5 रेज टू पावर समथिंग मतलब a रेज टू पावर x जैसी चीज़ हो गई। और अगर बेस 1 से छोटा है, 1/5 1 से छोटा है, तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, a रेज टू पावर x में अगर a 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है, तब तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर a 1 से छोटा है तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। Question. Find the interval in
which following functions are strictly increasing डिक्रीजिंग। मतलब ये बताना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट हो गया 2x माइनस ई रेस्ट पर एक्स। ठीक है, सोल्यूशन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर लिया तो आ जाएगा 2 माइनस ई रेस्ट पर एक्स। अब बस मेरे को ये बताना है कि पॉजिटिव कहाँ पे होगा, नेगेटिव कहाँ पे होगा, उसी से पता लग जाएगा कि कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं हम किसी भी एक के लिए सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लिया तो जो दूसरे वाला होगा उससे नेगेटिव पता लग जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे सीधा सीधा देख ले कि जीरो कहाँ पे है, उसका मतलब क्या है ई रेस्ट पर एक्स 2 कहाँ पे है, तो x बराबर ln2, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो x बराबर ln2 पे तो क्या होगा, यहाँ पे ln2 रखेंगे, ई ln चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। fx का डोमेन क्या है r और साइन ऑफ f डैश x से हमें मतलब है। तो ln2 से अगर हमने बड़ी वैल्यू रखी कुछ भी तो यहाँ पे अगर ln2 से बड़ा रखा तो ये नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 से बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जीरो हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके ln2 तक। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज इन माइनस इन्फिनिटी से लेके ln2 तक क्लोज्ड। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज इन ln2 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। मतलब एफ एक्स का हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है स्ट्रिक्टली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में एफ डैश एक्स दे रखा है, मान लिया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। ठीक है, और 5 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 7 मान लें ये दे रखा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो उसका मतलब क्या है फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तभी एफ डैश एक्स हमेशा डिफाइन है। इसमें एक्स के कुछ भी रखो इट इज़ ऑलवेज डिफाइन। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे कि जो हमें दे रखा है वो एफ डैश एक्स है और जिसकी हमें मोनोटोनिसिटी बतानी है वो एफ एक्स है, इसकी मोनोटोनिसिटी नहीं बतानी है। तो ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे तो हमने डिफरेंशिएट किया फिर देखा उसका साइन, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड ही मिला हमें, तो हमें तो बस केवल इसका साइन देखना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो देख लिया भाई, रूट क्या क्या आया 1 2 3 5। अच्छा, 1 के ऊपर इवन पावर है तो यहाँ साइन चेंज होगा नहीं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 5। अगर ये तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट एफ डैश क्या हो जाएगा नेगेटिव। इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। सही है, देखो आराम से, फिर सोचो कि हमें तो क्या चाहिए कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ पे करेगा ये। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज करेगा। ठीक है, 1 पे स्लोप 0 हो गया, एफ डैश 0 हो गया।
बट फिर 1 से 2 तक भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 पे स्लोप 0 हुआ, ये मान लिया 0.1 है। एफ की बात करें, ये मान लिया x इज इक्वल टू 1 है, इससे पहले भी इंक्रीज करा था, इसके बाद में भी इंक्रीज करेगा, तो एक्स क्यूब टाइप ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो उसका मतलब इस पॉइंट पे भी इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक लगातार इंक्रीज करेगा, 3 से 5 तक इंक्रीज करेगा। तो इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज विल बी माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड एंड 3 से 5 क्लोज्ड। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि देखो यूनियन क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यूनियन लगा के हमने 2 इंटरवल लिखे, एक एक्स हमने इससे उठा लिया, एक इससे उठा लिया, तो वो डेफिनेशन फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कहीं बड़ा जाएगा, कहीं छोटा जाएगा। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, सही बात है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये भी सही बात है, ठीक है, बट इन दोनों को नहीं मिला सकते। तो ऐसे इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस विल बी, ये ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, तो 2 से लेके 3 तक एंड 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट में एफ एक्स दे रखा था, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, फिर उसका हमने साइन देखा, क्योंकि फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के लिए तो बस हमें एफ डैश का साइन ही देखना है। सेकेंड वाले पार्ट में हमने एफ एक्स निकाला, उसको डिफरेंशिएट किया, सॉरी सेकेंड वाले केस में खुद ही एफ डैश एक्स दे रखा था, तो हमने सीधा सीधा उसका साइन देख लिया, ये ठीक है। थर्ड में मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, मान लिया ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस इन, तो ग्राफ ऊपर कहाँ पे जा रहा है, वो इंटरवल आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब 2 से पहले पहले लगातार ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, ये हमने फंक्शन में ही बोला था कि हमेशा राइट हैंड साइड पे जाके, मतलब एक्स को हम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ पे क्या हो रहा है। हम इस ग्राफ के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, अगर हम ऐसे जाएं तो हम तो ये तो नीचे जा रहा है, नहीं, हम इधर मूव करेंगे ग्राफ के ऊपर टुवर्ड्स राइट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, देन वी विल सी कि पूरा जो वैल्यू है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो अगर इस पे ऊपर जाएंगे यहाँ तक, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसमें इंक्रीज कर रहा है एंड इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज्ड एंड इन 3 क्लोज टू 5 क्लोज्ड एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस इन, नीचे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, 2 क्लोज्ड टू 3 क्लोज्ड एंड इन 5 क्लोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आएगा। और लिख लेते हैं भाई 4th, मान लिया ये ग्राफ है, बट अगेन ध्यान क्या देंगे हम कि ये जो ग्राफ है वो एफ डैश एक्स का ग्राफ है,
और हमें मोनोटोनिसिटी किसकी चाहिए, किसकी मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके ऊपर कमेंट करना है, एफ एक्स के ऊपर। और ये ग्राफ किसका है, एफ डैश एक्स का। मतलब एफ डैश एक्स निकाल के तो हम निकालते हैं मोनोटोनिसिटी, बट एफ डैश एक्स जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, केवल ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका साइन क्या है, पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है। तो बस मेरे को इस ग्राफ में ये देखना है कि पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है। तो देखो 1 से पहले पहले नेगेटिव है, तो अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स मतलब इसके वाई की वैल्यू, वाई तो एक्स एक्सिस के इधर नेगेटिव होगा ना नीचे, तो 1 से पहले पहले नेगेटिव है एंड 5 के आगे नेगेटिव है। तो जो एफ एक्स होगा वो इन दोनों रीजन में तो डिक्रीज करेगा। 1 से लेके 5 तक ये ठीक है, लगातार वैल्यू पॉजिटिव है, बस इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे 0 हुआ। बट जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर एक पॉइंट पे 0 है, उसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स दोनों तरफ इंक्रीज करेगा। तो उस पॉइंट पे स्लोप तो 0 होगा बट ग्राफ इंक्रीज करेगा फिर भी दोनों तरफ, उस पॉइंट पे भी इंक्रीज करेगा ऑफ कोर्स। तो फॉर एफ एक्स इंटरवल ऑफ इंक्रीज बढ़ेगा कहाँ पे, इज 1 से लेके 5 तक, एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज विल बी -∞ से 1 क्लोज्ड एंड 5 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पार्ट। 5th पार्ट लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ये ठीक है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, 5th पार्ट में क्या है कि साइन एक्स और कॉस एक्स में से जो भी बड़ा है वो ग्राफ लेना है, 0 और 2 पाई के बीच में बात चल रही है। ठीक है, तो चलो हम ऐसे बना लेते हैं। जीरो से 2 पाई तक ही जाना है, तो बस इतने में ही जाना है। ये तो हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। ये आ गया कॉस एक्स का ग्राफ। दिस इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये वैल्यू 1 है, ये -1 है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दिस का मतलब क्या है, जो भी ग्राफ ऊपर है। तो जो भी ग्राफ ऊपर है मतलब पहले तो ये ले लिया हमने यहाँ तक, फिर ये साइन का ऊपर आ गया, ये ऊपर रहेगा यहाँ तक, फिर वापस कॉस का ग्राफ ऊपर आ गया तो यहाँ तक, ये ग्राफ आया। मतलब जो एफ एक्स है वो शेडेड ग्राफ है, तो शेडेड को रख के बाकी सब हटा दिया। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना आएगा, π/4, ये पाई आएगा, ये वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में ही बराबर होगी, पाई प्लस π/4 पे। सो दिस विल बी 5π/4। ठीक है, चाहिए क्या, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, कहाँ ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये तो नीचे गया, फिर ये ऊपर गया इतने पोर्शन में, तो π/4 से π/2 तक ऊपर गया। ठीक है, तो एक तो आंसर ये आ गया, π/4 क्लोज्ड से π/2, फिर ऊपर गया, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक, एंड
दूसरा इंटरवल आ गया 5π/4 से 2π तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर रहा है, दोनों की बात है इस ग्राफ के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी इसी इंटरवल में कर रहा है। इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा, जहाँ ग्राफ नीचे जा रहा है। तो पहले तो इतने पार्ट में नीचे गया, तो वो तो हो गया 0 से लेके π/4 क्लोज्ड, एंड फिर ऊपर गया π/2 से लेके 5π/4 तक लगातार नीचे गया, ये लगातार नीचे जा रहा है। तो कितना हो गया, π/2 से 5π/4। दिस इज ऑल्सो इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, जहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया 5th पार्ट। अच्छा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलोगे तो देखो 5π/4 पे यहाँ क्लोज आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट उठाओ, जहाँ पे x बड़ा आएगा वहाँ y बड़ा आएगा ही आएगा, ठीक है। दो ये 5π/4 मैंने क्यों मेंशन किया, बिकॉज 5π/4 पे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी चलेगा, ठीक है। बस वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जहाँ x बड़ा है वहाँ y की वैल्यू बड़ी आएगी, बस ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट इट डाउन। ठीक है, 6th फंक्शन ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम x। ठीक है, सोचो क्या होना चाहिए। सिग्नम x में जो ग्राफ है फंक्शन का वो ऐसे बनता है, y-एक्सिस ये 1 हो गया, ये माइनस, ठीक है। अब अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो इफेक्टिवली मेरे को ये देखना है कि आगे जाने पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, -∞ से। ये लगातार कांस्टेंट है, तो अगर ये लगातार कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको तो इंक्रीजिंग में भी काउंट कर सकते हैं, डिक्रीजिंग में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचे, वैल्यू एकदम जंप कर गया, फिर और जंप कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ेगा, अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 0 के इधर उधर अगर हमने कोई इंटरवल लिया जिसमें 0 इंक्लूडेड है, उस इंटरवल के अंदर तो आगे जाने पे वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा, या तो बढ़ाएगा या बराबर आएगा। फिर 0 के आगे देखें, फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे आंसर में,
इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो यहाँ इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर इस फंक्शन के लिए अगर हमसे पूछा है कि इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताओ, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो वो हम आर माइनस बोल सकते हैं एंड आर प्लस बोल सकते हैं। जीरो के लेफ्ट पे ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, इसको डिक्रीजिंग में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग का डेफिनेशन तो यही होगा ना कि x1 ग्रेटर देन x2 विल इम्प्लाई fx1 लेस देन और इक्वल्स टू fx2। तो इक्वल्स टू वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन वाली कहीं सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो वैसे तो ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कोई इंटरवल और डिक्रीज क्या आएगा, तो आर माइनस भी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन लगाएंगे, क्लोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीरो पे गड़बड़ हो जाएगी। बाकी सब जगह तो बराबर आ रहा है, बट जीरो पे वैल्यू सडनली जंप कर गया। फिर ऐसे ही आगे भी डिक्रीज कर रहा है, ओपन जीरो से इन्फिनिटी तक अगर हम जाएं और उसमें हम डेफिनेशन चेक करें, ठीक है, तो उसमें भी डिक्रीजिंग आ जाएगा। मतलब इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं बोलूं कि इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है, तो एक तो आंसर आ जाएगा आर माइनस वैसे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन, ये ठीक है, एंड आर प्लस मतलब जीरो ओपन से इन्फिनिटी, इसको हम इंटरवल ऑफ डिक्रीज बोल सकते हैं। ठीक है, वो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड ए इफ fx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x प्लस x, e रेज टू पावर 2a नहीं, e रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x लिखा है, माइनस a प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x लिखा है, प्लस x strictly increases in R। सही है। ई रेज टू पावर एक्स और एक्स जो इन्वॉल्व है, ये तो सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए हमें, तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए एंड कभी कांस्टेंट नहीं बनना चाहिए। चलो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स विल बी ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर 2x माइनस ए प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो देखो ये हो गया हमारा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी मस्ट हैव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस ए प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x plus 1 should be greater than equals to 0 for all x belonging to R। सही है।
देखो इस क्वेश्चन को एक तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या किया कि ई रेस्ट पावर एक्स तो एक पॉजिटिव नंबर है, हमने उसे डिवाइड कर दिया, तो याद आएगा 2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ये अकेला रह गया प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ई रेस्ट टू पावर एक्स को 1 मिनट के लिए टी रख दिया, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर a प्लस 1। मैं इसको उधर ले गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 1, 2t ये हो गया प्लस 1 अपॉन टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a प्लस 1, ये ठीक है, फॉर ऑल t। अब ये कैचिंग पॉइंट है, अगर हमने ई रेस्ट पर एक्स को t रखा और इसने बोला कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, अगर हमने x की सारी वैल्यू, सारी रियल वैल्यू ले लिया तो जो t है वो कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, t बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा r प्लस, तो दिस शुड हैपन फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू r प्लस। ठीक है, t की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन a प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी अब डीप में सोचें, मेरे को ये चाहिए कि t को हम लेके 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी तक ले जाने पे इसकी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, वो सभी वैल्यू a प्लस 1 से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट कि ये हमेशा इससे बड़ा रहे, तो बस आई नीड टू इंश्योर कि जो इसका लीस्ट वैल्यू है, जो इसका सबसे छोटा वैल्यू है, वो अगर a प्लस 1 से बड़ा हो जाए, ये ठीक, मतलब ये मान लिया a प्लस 1 है, मेरे को चाहिए कि जो भी t का एक्सप्रेशन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमेशा इससे ऊपर ही रहे, ऊपर ही रहे। तो अगर t वाले एक्सप्रेशन का जो सबसे छोटा वैल्यू, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, अगर वो इसके बराबर या इससे बड़ा हो जाए, तो बाकी सब जगह तो वैल्यू और भी बड़ा हो जाएगा। इफ़ आई वांट कि ये इससे हमेशा बड़ा रहे, तो आई वुड लाइक कि ये इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू इससे बड़ा हो जाए, बाकी सब चल जाएगा। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि 2t प्लस 1/t का मिनिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 1। इतना इंश्योर हो गया तो बाकी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब इसको हम अलग निकाल के ले गए, इसको बोल दिया एक नया फंक्शन gt विच इज़ 2t प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो एक तो बहुत आसान तरीका क्या है, अगर हम 0 की तरफ ले जाएं तो ये इन्फिनिट को जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो अगर मैं gt का ग्राफ बनाऊं, ये ठीक है, 0 के आगे आगे ही बनाना है, ये t है, ये gt है, तो इधर भी वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर भी वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पक्की बात है कि बीच में एक मिनिमा तो आएगा ही आएगा। वो मिनिमा कहाँ पे आएगा, ये तो बहुत इजीली ऐसे भी हो जाएगा 2√2 ANGM से, क्योंकि अगर t पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, तो a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √ab। 2 को इधर लगे तो 2√ab, दिस इंटू दिस 2√2। ये ठीक है, फिर हमने देखा कि ये वैल्यू मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा अगर 2t 1/t के बराबर हो जाए। मतलब ANGM के बराबर कब होता है, जब जिन नंबरों पे लगाया गया है वो बराबर हो जाए, तो t बराबर 1/√2 अगर हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि gt का मिनिमम वैल्यू 2√2 है। कहाँ से निकाला, ANGM से। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 2√2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 1 और a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2√2 माइनस 1। तो a की अलाउड वैल्यूज आ गई माइनस इन्फिनिटी से 2√2 माइनस 1 क्लोज तक। ठीक है, ये आ गया हमारा एक आंसर।
इस तरह का एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस ax प्लस b, then find a comma b if fx is monotonic for all x belonging to R. मोनोटॉनिक का मतलब क्या है कि या तो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहे या हमेशा डिक्रीजिंग ही रहे। मतलब इफेक्टिवली मेरे को ये कंडीशन निकालना है कि जो एफ डैश है वो अपना साइन चेंज ना करे, या तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहे या फिर वो हमेशा ही नेगेटिव रहे। करते हैं भाई सोल्यूशन। एफ डैश एक्स विल बी 4 साइन क्यूब कॉस माइनस 4 कॉस क्यूब साइन, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया, सही है, प्लस ए, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों से 4 साइन कॉस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस ए आ गया। ठीक है, इसको लिख लिया 2 इंटू साइन 2x और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस ए हो गया। 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो गया माइनस साइन 4x प्लस ए हो गया। ठीक है, अब माइनस साइन मतलब हमें इफेक्टिवली चाहिए क्या, हमने क्या बोला कि अगर फंक्शन मोनोटॉनिक है तो एफ डैश का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, या तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहे, या ठीक है पॉजिटिव या जीरो, तब तो क्या होगा एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर एफ डैश हमेशा ही नेगेटिव रहे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा एफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये जो है ये ऐसा ना हो कि ये पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस साइन 4x प्लस ए या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल x। ठीक है, और माइनस साइन 4x प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल x। ठीक है, अब देखो लॉजिकल बात है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए क्या बोला जा रहा है। अगर माइनस साइन 4x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू है अगर वो 0 या 0 से बड़ा रहे तो बाकी सब वैल्यू तो ऑलरेडी वैसी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा, ए की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। तो अगर ये -1 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो बाकी सब जगह तो इसकी वैल्यू -1 से बड़ी आएगी, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है, या फिर हमें चाहिए कि ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव ही रहे, लेस देन और इक्वल्स टू 0 रहे, मतलब ये एक्सप्रेशन या तो 0 या उससे छोटा हो। अब देखो लॉजिकली हम क्या सोचेंगे, अगर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मतलब अभी हमें क्या चाहिए, ये मान लिया 0 है, कि जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है वो या तो इसको टच करे या इसके नीचे नीचे रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ तक। तो उसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर इसको सेटिस्फाई कर दे तो बाकी सब वैल्यू तो उससे छोटा ही होगा, तो वो तो और छोटा हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 1 हो जाए। तो अगर 1 प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो काम चल जाएगा, तो a लेस देन इक्वल्स टू -1। इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, a माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, a तो
माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी हो सकता है, और बी कहीं पिक्चर में आए नहीं, तो उसका मतलब क्या है, बी कुड बी एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ऐसे ही होगा। वैसे भी देख सकते हो कि बी को अगर हमने बढ़ाया घटाया, अगर हमने बी को बढ़ाया घटाया तो ये तो ग्राफ ऊपर नीचे होगा ट्रांसफॉर्मेशन से, उसका फर्क तो नहीं पड़ेगा और कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। वो तो अगर इंक्रीज कर रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो भी इंक्रीज ही करेगा, थोड़ा सा ग्राफ नीचे कर दिया तो भी इंक्रीज ही करेगा। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक आगे चलते हैं, एंड दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, या फिर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की जो कैलकुलेशन है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द कैलकुलेशन फॉर मोनोटोनिसिटी। दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमें मोनोटोनिसिटी समझ में आए तो ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मोनोटोनिसिटी में तो बेसिकली हम क्या देखते थे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, कि एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीज कर रहा होगा, जहाँ पे ट्रांजिशन पॉइंट होगा इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रहा होगा, या फिर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज की तरफ जा रहा होगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, तो जो ट्रांजिशन वाला पॉइंट होगा वहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएगा। वेरी सिंपल। तो कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए करना होगा या फिर जो मोनोटोनिसिटी के लिए करना होगा, वो एग्जैक्टली सेम होगा। यानी कि वहाँ पे भी डिफरेंशिएट करते थे, वहाँ ग्रेटर देन 0 करते थे, यहाँ इक्वल टू 0 कर दिया। इनफैक्ट मोनोटोनिसिटी में भी हम एफ डैश एक्स निकाल के उसको इक्वल्स टू 0 करते थे, फिर उसके इधर उधर देख लेते थे किधर पॉजिटिव आएगा किधर नेगेटिव आएगा। तो इन एसेंस तो ये हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। ये ठीक है, वैसे नाम से पता लग रहा है लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, जो लोकली मैक्सिमम हो, मतलब उस नेबरहुड में जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा हो। ठीक है, नेबरहुड का मतलब क्या है, उस पॉइंट के आसपास। लोकल मिनिमा का मतलब क्या हो गया, अगेन सेम थिंग, जो लोकली मिनिमम हो उस नेबरहुड में वो सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, तो अब हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ at x is equals to a, local maxima exist, then function should take its maximum value at x is equals to a in its neighborhood। ठीक है, in its neighborhood, that is for some h greater than 0 in the interval a minus h to a plus h। ठीक, कुछ भी नहीं किया हमने। अगर a पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो a से थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में हमने मतलब a माइनस एच और a प्लस एच 2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, a माइनस एच थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएंगे, a प्लस एच राइट में आएंगे, तो एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू a पे आना चाहिए। इन द इंटरवल फंक्शन मस्ट टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अगर लोकल मैक्सिमा समझ में आया है तो थ्योरेटिकली लोकल मिनिमा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, लोकल मिनिमा में क्या होगा, सब जगह जहाँ जहाँ मैक्सिमा लिखा है इसी में मिनिमा
अगर हम लिख दें तो वहाँ लोकल मिनिमा आ जाएगा। ऑल्सो एफ ऑफ ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने क्वांटिटी में बोला था कि अगर ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट होने की बजाय एक्सट्रीम पॉइंट हो जाए डोमेन का, ये ठीक है, कॉर्नर पॉइंट हो जाए जिसके एक ही तरफ ग्राफ हो, तो फिर जिस तरफ ग्राफ है उस वाले नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे आनी चाहिए, तो लोकल मैक्सिमा आ गया। मिनिमम वैल्यू अगर वहाँ पे आ रहा है तो लोकल मिनिमा आ गया। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में तो हमने लोकल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा है, ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है कि पूरे डोमेन में जहाँ पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। लोकल मैक्सिमा जो पॉइंट है दैट मे और मे नॉट बी ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल। ठीक है, तो पहले तो चलो लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं ग्राफिकली। तो अगर मान लिया हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है, तो ए पे क्या आएगा? लोकल मिनिमा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके नेबरहुड में, लेफ्ट पे तो ग्राफ ही नहीं है, बट राइट वाले नेबरहुड में ए से लेके ए प्लस एच तक मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे, इसलिए लोकल मिनिमा है। ये हो गया लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये ओपन सर्कल लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ग्लोबली बात करेंगे, पूरे डोमेन में बात करें तो इस पूरे ग्राफ में सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? यही वाला। तो फिर ये लोकल मिनिमा भी है एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा भी है, क्योंकि यही फंक्शन अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले रहा है, इसके नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सिमिलरली इस डायग्राम में तो ये लोकल मैक्सिमा भी है एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा भी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, मान लिया ये D है, ये E है, F है और मान लिया ये G है। ठीक है, तो इस इंटरवल में D क्या है? अपने नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे नेबरहुड में, मतलब पूरे ग्राफ की बात नहीं करें, इसी के आसपास D के आसपास सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। ये ग्लोबल मिनिमा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इससे नीचे तो और भी ग्राफ है। अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो इस लाइन के नीचे तो ये वैल्यूज हैं, तो ये ग्लोबल तो हो ही नहीं सकता। ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है कि उससे नीचे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये ग्लोबल मैक्सिमा है नहीं, क्योंकि इससे ऊपर तो यहाँ पे भी पॉइंट मिल रहा है। फिर ये लोकल मिनिमा है, बिल्कुल है, क्योंकि अपनी लोकेलिटी में तो ये भी सबसे छोटा है। इस वाले केस में ये ग्लोबल मिनिमा भी है, क्योंकि इससे नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो लोकल मिनिमा भी है एंड ग्लोबल मिनिमा भी है। ठीक है, जी कुछ भी नहीं है क्योंकि जी डोमेन में नहीं है अगर ओपन सर्कल लगाया। ठीक है, तो जी पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे शायद ऐसे बोल रहे होंगे कि जी से थोड़ा सा लेफ्ट पे है, तो जी से थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बता रखा है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में ग्लोबल मैक्सिमा कोई नहीं है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम ये बोल पाए कि ये इस ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। जी माइनस करके कुछ नहीं होता, ये समझ में, जी माइनस इज नॉट ए फाइनाइट पॉइंट। तो अगर कोई बोले ना कि जी से जस्ट पहले जी माइनस लिख लेते हो, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होता, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इस ग्राफ के लिए हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस फंक्शन की अगर हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो दैट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में मान लिया ऐसे, ध्यान से देखा इसको, मान लिया ये 3 पॉइंट है, तो इस वाले केस में ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। बी भी लोकल मैक्सिमा है, सी भी लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। बी पे शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, बी पे भी लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि अगर बी के आसपास वाली लोकेलिटी देखें, अगर हम बी माइनस एच से लेके बी प्लस एच तक एक इंटरवल ले लें इतना सा, तो उस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू तो यहीं आ रही है, बाकी सब जगह तो छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये भी लोकल मैक्सिमा ही है, ठीक है। सी के आसपास देखें तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू यहाँ है, बाकी आसपास छोटा है, तो 3 जो पॉइंट हैं, तीनों के तीनों पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। इन सब में सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, वो ये है, तो ए जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा भी हो गया, ए इज ऑल्सो ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। अगर इसमें बोले कि लोकल मिनिमा क्या है, कोई भी पॉइंट लोकल मिनिमा का नहीं है। अगर इसमें बोले ग्लोबल मिनिमा क्या है, वो भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो एफ ऑफ ए है मैक्सिमम वैल्यू। इस डायग्राम के लिए एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए। एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम बोलेंगे जो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है। अब सबसे नीचे पॉइंट ये हो सकता था, बट यहाँ ओपन सर्कल लगा दिया तो ये भी नहीं है, तो एफ मिनिमम क्या है, अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। ये मान लिया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए पे क्या है, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ए के आसपास नेबरहुड में ये पॉइंट दे रखा है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। बी पे क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो कुछ भी नहीं है। अगर बी का नेबरहुड देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब इस इंटरवल में जो बी पे वैल्यू है वो ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटा है और राइट वाली वैल्यू से बड़ा है, तो ना तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सी पे ऑफ कोर्स क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से एफ ऑफ सी है, सबसे ऊपर पॉइंट ये है, एंड मिनिमम वैल्यू अगेन इस डायग्राम के हिसाब से डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो लिख लिया इसको, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अच्छा, फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। क्या डिफरेंशिएबल, क्या कॉन्टिन्यूस होना भी जरूरी नहीं है। अभी जो हमने ग्राफ बनाए
उसमें फंक्शन कहीं कहीं कॉन्टिन्यूस भी नहीं था तो भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा था। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की ऐसा जरूरत नहीं है। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर जो लोकल मैक्सिमा का डायग्राम बनेगा उस पर हमेशा इसी तरह की चीज़ आ रही होगी। मतलब पहले फंक्शन ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो ऊपर जाने का मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश पॉजिटिव है। फिर नीचे आने का मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश नेगेटिव है। अब पहले एफ डैश पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, तो उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो किसी भी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव सडनली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, यानी कि बाकी के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अगर डेरिवेटिव जीरो है तो देखो डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है कि तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है ऐसे बन जाए, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है, मान लिया ये ए हो गया। ठीक है, एक ऐसे हो सकता है कि अगर मिनिमा है तो भी डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, ये ए हो गया। ठीक है, फिर एक एक्स क्यूब टाइप भी ग्राफ बन सकता है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो है। तो ग्राफ तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तीन केसेस हो सकते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, केस वन में जो एफ डैश एक्स का साइन है इससे पहले तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, इधर डिक्रीजिंग होगा। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एफ डैश ए माइनस ए से पहले अगर पॉजिटिव है एंड एफ डैश ए प्लस अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है, केस टू अगर एफ डैश ए माइनस नेगेटिव है एंड एफ डैश ए प्लस पॉजिटिव है। ये देखो रटने वाली बात नहीं है, हम ऐसे सोच सकते हैं एफ डैश ए माइनस नेगेटिव है, ए माइनस का मतलब क्या, ए से जस्ट पहले, एफ डैश नेगेटिव है मतलब ग्राफ नीचे गया, फिर उसके जस्ट बाद में एफ डैश पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर गया। तो अगर तुम ऐसे ही सोचोगे ना ग्राफ पहले नीचे गया फिर ऊपर गया तो अपने आप शेप जो तुम्हारे हाथ से बनेगा वो मिनिमा वाला ही बनेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बने या फिर ऐसा ग्राफ बने। ठीक है, केस थ्री अगर एफ डैश ए माइनस पॉजिटिव है एंड एफ डैश ए प्लस ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या है, इस पॉइंट से पहले भी फंक्शन इंक्रीज करा था, इस पॉइंट के बाद भी फिर इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या है, एफ डैश ए माइनस नेगेटिव है एंड एफ डैश ए प्लस भी नेगेटिव है। तो अगर वो साइन ही चेंज ना करे तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, x इज इक्वल टू ए, ये ए की बात चल रही है सब जगह, इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, यहां तो इस वाले केस में यहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ना वो मैक्सिमा आया ना वो मिनिमा आया। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ऐसे सोचेंगे कि हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश ए को जीरो कर लिया, वहाँ से जो हमें पॉइंट मिला उस पॉइंट के हमने लेफ्ट और राइट पे साइन चेंज देखा कि साइन चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, सबसे ईजी चीज़ है, याद रखने की हमने क्या बोला, कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो एक बार खुद हम अपने ब्रेन में सोच रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब नीचे गया फिर ऊपर गया तो मिनिमा आ गया शेप, पहले नीचे गया फिर ऊपर गया तो मिनिमा आ जाएगा उस जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब एफ डैश ए अगर जीरो है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो एफ डैश ए जीरो होगा। ठीक है, अगर डिफाइंड है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो एफ डैश ए जीरो होगा, ये ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि अगर एफ डैश ए जीरो हो तो फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा हो, ये जरूरी नहीं है। इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है, यहाँ पे भी एफ डैश ए जीरो है, यहाँ पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो है, बट फिर भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इसमें जैसे हमने बोला कि कैलकुलेशन वाइज दिस इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी वर डूइंग इन मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन ही बना सकते हैं आराम से, और वाइस वर्सा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को मोनोटोनिसिटी का बना सकते हैं। मोनोटोनिसिटी में हम इंटरवल्स पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है एफ डैश की, कहाँ पे नेगेटिव है। जहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे एफ डैश नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मैक्सिमा मिनिमा में हम उन पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन जो होता है ना, कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, उन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एंड उस जगह पे जीरो है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो सकता है, उस जगह पे डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एंड एफ डैश जीरो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, तो वही बेसिकली देखना है बस हमें एफ डैश का साइन। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बताना है। तो सॉल्यूशन एफ एक्स यही हो गया एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15, 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 5। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, 1 एंड 5, तो प्लस माइनस प्लस। अगर ये मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन होता तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो गया, ये इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो गया, ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी तो किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का। तो अब हम इस पे फोकस करेंगे कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे है, 1 और 5 पे। तो मतलब विल फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स। ये ठीक है, 1 और 5 पे। 1 पे साइन चेंज हो रहा है, हाँ, एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, इसलिए इससे तो हमें पता लगा कि मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एफ का ग्राफ अगर हम विजुलाइज करें तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो लोकल मैक्सिमा हो गया। 5 पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो पहले नीचे फिर ऊपर, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। बस दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ local maxima and x is equals to 5 is point of local minima। ठीक है, ये आएगा ग्राफ।